तो कांग्रेस के द्वारा सोनिया गांधी जी के द्वारा किया गया विकास किसी से अछूता नहीं है। वही बात चाहे हाथरस की घटना हो, चाहे सोनभद्र की घटना हो, चाहे उन्नाव की घटना हो, चाहे लखीमपुर की घटना हो, इनमें सब में महिलाएं ही पिसी हैं। उनके आदमियों के, उनके परिजनों को, यहाँ तक कि पत्रकारों को भी सरकार के नेताओं ने नहीं बख्शा है। सर, अगर हम माने कि कांग्रेस पार्टी 22 के चुनाव में विजय हासिल करती है तो मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा? तो जब सभी भाषणों में जा रहे हैं तो आप इस पर क्या कहेंगे और आप कब तक विचार करेंगे? अगर हम सोनिया जी की बात ना करें, क्योंकि अब वो सीनियर हैं, और राहुल और प्रियंका जी में अगर हम बात करें तो नेतृत्व किसका ज्यादा बेहतर है, राहुल जी का या प्रियंका जी की है? अब वो दिन दूर नहीं है कि 32 साल से उत्तर प्रदेश में छाया हुआ अंधेरा प्रकाश रूप में परिवर्तित होने जा रहा है। अब गांधी नेहरू रायबरेली, जो कि सोनिया गांधी का संसदीय क्षेत्र कहा जाता है, और हम बहुत दिन से प्रयास में थे कि किसी कांग्रेस के नेता का इंटरव्यू लिया जाए, और संयोगवश आज हमारी मुलाकात हो रही है। कांग्रेस के ही एक नेता हैं रविंद्र सिंह जी। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी और हिंदुस्तान चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं कांग्रेसी नेता रविंद्र सिंह जी से, जो कि सरेनी विधानसभा से विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। धन्यवाद, नमस्कार। सर, पहला सवाल मेरा यही है कि आप, जैसा हमें ज्ञात है कि आप इस ग्राम सभा के 10 साल से प्रधान हैं, या आपके परिवार से कोई प्रधान है? 10 शायद 15 साल ना, 15 सालों से। तो कांग्रेस के अंदर आप एक्टिव पॉलिटिक्स में कब से हैं? कांग्रेस की पॉलिटिक्स में वैसे तो हम पारिवारिक रूप से एक ही पार्टी का नाम जानते हैं, वो है अखिल भारतीय कांग्रेस उत्तर प्रदेश। जब भी चुनाव हुए हैं हमारे परिवार ने पूर्व में भी कांग्रेस का ही साथ दिया है। सुनीता चौहान के ज़माने से मुझे याद है कि हम और हमारा परिवार पूर्ण रूप से कांग्रेसी है। एक्टिव पॉलिटिक्स हमारी स्टार्ट हुई है 1999 में। पूर्व सांसद माननीय कैप्टन सतीश शर्मा जी यहाँ पर चुनाव लड़ने आए। उस समय मुझे एक्टिव पॉलिटिक्स करने का मौका मिला। हमारे शीर्ष नेतृत्व ने हमारे ऊपर जिम्मेदारियां छोड़ी, और उन जिम्मेदारियों का मैंने पूरी निष्ठा और सेवा भाव से निर्वहन किया। सर, 22 की तैयारी कब से कर रहे हैं आप? 22 की तैयारी पिछले 17 में भी मैंने टिकट मांगा था। 2015 से मैं विधानसभा सरेनी की प्रत्याशिता हेतु तैयारी में लगा हूं, और 17 में मैंने आवेदन किया था अपनी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय सोनिया गांधी। वो हमारी गौरवमयी सांसद हैं और हमारे राष्ट्र की कांग्रेस की सर्वोच्च शीर्ष पर बैठी हुई नेता हैं। किन्हीं कारणों से मुझे उस बार टिकट नहीं मिल पाया था। मैं पुनः 17 के बाद से फिर कांग्रेस की प्रत्याशिता के क्रम में सरेनी विधानसभा के आमो खास में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने हेतु, दुख दर्द बांटने हेतु मैं सक्रिय राजनीति में लगा हूं। तो सर, 17 में यहाँ से पार्टी के जो 10 साल विधायक रहे अशोक सिंह जी, उनको टिकट मिला था, और वो 10 साल विधायक भी थे इसके पहले। तो इस बार भी अगर पार्टी विचार करे तो उनके पास अनुभव ज्यादा है और वो क्षेत्र में फिर घूम रहे हैं। तो 10 साल जो विधायक यहाँ से रहा हो पार्टी से, उसका टिकट कैसे कट सकता है, और पार्टी कैसे उसका टिकट काट के आप पर भरोसा जताए? देखिए, ऐसा है कि ये फैसला पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को करना है। यदि हम अपनी तैयारी पार्टी की प्रत्याशिता जैसा आवेदन नहीं करेंगे, हम प्रत्याशिता के लिए तैयारी नहीं करेंगे, हम सरेनी विधानसभा के 444 बूथों में अपनी उपस्थिति नहीं दर्ज कराएंगे, 34 न्याय पंचायतों में से 29 न्याय पंचायतें हमारे परिक्षेत्र में आती हैं, वहां नहीं जाएंगे, तीनों ब्लॉकों में भ्रमण नहीं करेंगे, और जनता के दुख दर्द में, सुख दुख में हम भागीदार नहीं बनेंगे, तो हमारी तैयारी मैं मानता हूं कि अधूरी होगी। कौन प्रत्याशी था? कांग्रेस की दल से जो भी प्रत्याशी रहे हैं सदैव उनका हमारा साथ रहा है। हमारी पार्टी के उक्त नाम वाले नेता हमसे अच्छे रिश्ते रहे हैं। मैं पार्टी के साथ रहकर मैंने उनके कंधे से कंधा मिलाकर काम किया है। लेकिन 25 वर्ष के अनुभव के बाद, या 25 वर्ष की कांग्रेस पार्टी के बैनर तले सेवा के बाद, आखिर हमारा दायित्व बनता है कि मैं एक बार जनता के बीच में बड़े चुनाव में पेश होकर जनता की
सेवा और समर्पण भाव से विकास को सोनिया गांधी जी के झंडे के नीचे आकर सरेनी के विकास को ताकत देने का काम करें। सर, आप बात कर रहे हैं कि सोनिया गांधी जी के झंडे के नीचे आके सरेनी की विकास को ताकत देने का प्रयास करेंगे। आपकी गाड़ी में बैनर जो लगे हुए हैं, इनमें प्रियंका गांधी की जो छवि है वो बड़ी है और राहुल जी और सोनिया जी छोटे हैं इसमें। तो अब अगर हम सोनिया जी की बात ना करें, क्योंकि अब वो सीनियर हैं, और राहुल और प्रियंका जी में अगर हम बात करें, तो नेतृत्व किसका ज्यादा बेहतर है, राहुल जी का या प्रियंका जी का? देखिए, आपके प्रश्न के जवाब के क्रम में माननीय सोनिया गांधी हमारी विगत 2004 से अब तक 5 बार सांसद रह चुकी हैं और उन्होंने रायबरेली जनपद को जिस विकास की मुख्य धारा में लाने का काम किया है, समूचा जनपद इस चीज को महसूस कर रहा है। चाहे रेलकोस फैक्ट्री हो, चाहे एम्स हो, चाहे निफ्ट हो, चाहे एफडीडीआई हो, चाहे इंजीनियरिंग कॉलेज हो, चाहे रायबरेली जनपद के चारों तरफ से नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा बनाई गई कांग्रेस के कार्यकाल में बनाई गई सड़कें हों। तो कांग्रेस के द्वारा, सोनिया गांधी जी के द्वारा किया गया विकास किसी से अछूता नहीं है। रही बात नेतृत्व की, तो नेतृत्व जाहिर सी बात है कि जिस दल की अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय सोनिया गांधी जी हैं, तो नेतृत्व तो हम उन्हीं का मानते हैं। अभी आपने पूछा कि आपकी गाड़ी में लगे हुए पोस्टर में माननीय प्रियंका गांधी जी की फोटो बड़ी लगी हुई है। उसका सीधा सा जवाब है कि वो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की राष्ट्रीय महासचिव हैं और उत्तर प्रदेश की प्रभारी होने के नाते, प्रभारी जो होता है उस पर प्रदेश का पूरा दायित्व होता है। प्रियंका जी पर इस समय वर्तमान में केवल उत्तर प्रदेश की चुनौतियों को सामना करने का, उत्तर प्रदेश की कांग्रेस को ताकत देने का, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को सत्तासीन करने का की चुनौती है। इसलिए प्रियंका जी को ही हम उत्तर प्रदेश का अपना नेता मान करके चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। तो प्रियंका जी इस समय जो है महिलाओं पर ज्यादा अपना फोकस कर रही हैं और लड़की हूँ लड़ सकती हूँ जैसे नारों के साथ वो महिला वर्ग को अपने साथ लाने का प्रयास कर रही हैं। और हमारे विधानसभा से एक कांग्रेस से महिला हैं जो कि पार्टी का टिकट पाने की कोशिश कर रही हैं, रत्ना पांडे जी। तो इस पर आप क्या कहेंगे? क्या ऐसा हो सकता है कि महिला होने के नाते, क्योंकि प्रियंका जी ने कहा 40% महिलाओं को टिकट दिया जाएगा, तो यहाँ से क्या लगता है? देखिए, आपके प्रश्न के जवाब में मैं कहना चाहता हूं कि 403 सीटों में 131 टिकट हमको महिलाओं को देना है। हमारी नेता ने घोषणा की है। घोषणा हमारी नेता नहीं करती। हमारी नेता, भी आप देख रहे होंगे, हमारी गाड़ियों में भी लिखा होगा, हमारी नेता प्रतिज्ञा करती हैं, संकल्प करती हैं, ससौगंध उन्होंने कहा है कि 161 टिकट मैं कांग्रेस प्रत्याशी की महिला प्रत्याशियों को दूंगी। शेष टिकट में पुरुषों का वर्चस्व, 60% टिकट में पुरुषों का के टिकट का आवंटन होगा। उन्होंने महिलाओं को, महिला सुरक्षा हो चाहे जननी सुरक्षा हो, इन सब क्रम में उनको काम करने की एक अच्छी सोच है। महिलाओं को इस समय वर्तमान सरकार में महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचार, चाहे हाथरस की घटना हो, चाहे सोनभद्र की घटना हो, चाहे उन्नाव की घटना हो, चाहे लखीमपुर की घटना हो, इनमें सब में महिलाएं ही पिसी हैं। उनके आदमियों के, उनके परिजनों को, यहाँ तक कि पत्रकारों को भी सरकार के नेताओं ने नहीं बख्शा है। इसलिए प्रियंका गांधी ने सोचा कि महिला हूँ, लड़ सकती हूँ, और महिलाओं को ताकत देने के क्रम में उन्होंने ये फैसला लिया है। ऐसा नहीं है कि केवल महिलाओं के लिए ही उन्होंने संकल्प लिया है, किसानों के लिए संकल्प लिया है, नवयुवकों के लिए संकल्प लिया है, बुजुर्गों के लिए संकल्प लिया है। उन्होंने अभी कहा है कि किसानों का पूरा कर्जा माफ करूंगी। यह संकल्प उनका पूरा होगा, क्योंकि इसके पूर्व में डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसे यशस्वी प्रधानमंत्री के कार्यकाल में 74,000 करोड़ रुपए का किसानों का एक मुश्त कर्जा माफ करके कांग्रेस ने विश्व में अपनी विश्वसनीयता कायम करने का काम किया है और किसानों को ताकत देने का काम किया है। तो सर, अभी रायबरेली का जो समीकरण है वो थोड़ा सा बदल रहा है। जैसे रायबरेली को सोनिया गांधी का गढ़ कहा जाता है, मतलब कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है,
और बहुत पहले से यहाँ से कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं वो सांसद रहते आए हैं। तो अभी आपने रायबरेली की विधानसभा, हरचंदपुर विधानसभा है, और वहाँ के विधायक राकेश सिंह जी का कुछ दिन पहले में एक इंटरव्यू देख रहे थे, तो नेशनल टीवी पे उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था। तो उन्होंने कहा कि पंचवटी परिवार की वजह से यहाँ ये रायबरेली कांग्रेस का गढ़ है, ना कि ये सोनिया गांधी की वजह से पंचवटी परिवार है। तो इस पर मैं थोड़ा सा आपसे एक टिप्पणी चाहूंगा कि पंचवटी परिवार धीरे धीरे भाजपा में आता जा रहा है और लगभग लगभग आ चुका है, और अखिलेश सिंह रायबरेली में, जिनका एक बहुत बड़ा योगदान था कांग्रेस को खड़ा करने में, और अदिति सिंह भी अब भाजपा में आ गई हैं, और आपका भी पंचवटी परिवार से एक अच्छा संबंध रहा है। तो जब सभी भाजपा में जा रहे हैं तो आप इस पर क्या कहेंगे और आप कब तक विचार करेंगे? देखिए, एक चीज तो मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मैं कांग्रेसी था, कांग्रेसी हूं, कांग्रेसी ही रहूंगा। मुझे भाजपा में न जाने का कोई इरादा है, न ही मैं जा सकता हूं। रही बात किसी परिवार विशेष की, तो वो परिवार जब तक सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में उस परिवार ने आस्था जताई, और उस परिवार ने जब तक कांग्रेस में रहकर अपने पदों पर सत्तासीन हुए, तब तक हमारे उनके रिश्ते राजनीतिक थे। जब से वो अन्य दल का दामन उन लोगों ने थामा है, जब से हमारा दल छोड़ा है, तब से हमारे राजनीतिक व व्यक्तिगत किसी प्रकार से रिश्ते नहीं हैं। अच्छा, तो अभी फिलहाल किसी प्रकार से पंचवटी परिवार से संबंध नहीं? तो यहाँ और भी बहुत सारे नेता हैं, जैसे कि आप अभी हमें बात कर रहे थे, जो चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं 22 की, तो उनके बारे में अगर आप कुछ संक्षिप्त टिप्पणी देना चाहें, जो यहाँ से दूसरे अन्य पार्टियों से लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। देखिए, किसी अन्य दल से कौन सा प्रत्याशी आ रहा है उस पर हमारा बहुत फोकस नहीं है। हमको हमारे कांग्रेस के वर्कर के बारे में, कांग्रेस के संगठन के बारे में, कांग्रेस की प्रतिज्ञाओं के बारे में, कांग्रेस की सदस्यता इस समय प्रारंभ है उसके बारे में, हम कांग्रेस के साथ हैं, कांग्रेस के साथ रहेंगे। अन्य दल हमारे कम्पिटिटर हैं, उनसे हमको कम से कम्पिटिटिव रूप में हमको कैसे पेश आना है, उस हिसाब से हम अपनी रणनीति तय कर रहे हैं। पार्टी का जो भी निर्देश होगा उसके अनुपालन में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी का, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी का, अथवा बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी के सामने मैं ताकत से, यदि पार्टी ने निर्देश किया तो चुनाव लड़ने का प्रयास करूंगा, और आम जन की भावनाओं की कदर करते हुए आम जन के साथ, आमो खास के साथ खड़े होकर के कांग्रेस की ताकत बढ़ाने का काम करेंगे। तो सर, जब आप फील्ड में जाते हैं तो जनता को कौन से मुद्दों पर समझाने का प्रयास करते हैं, या फिर यूं कहें कि आपके कौन से होने वाले काम हैं जिसके बारे में आप जनता को बताते हैं या फिर वोट मांगते हैं? देखिए, कांग्रेस का जो संकल्प पत्र है, प्रतिज्ञा पत्र है, अभी पूरे प्रदेश में हमारी नेता आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने रथ यात्रा निकाली है, और मंडल वाइज बड़ी बड़ी रैलियां की हैं, और रैलियों में आप लोग देख रहे हैं, कुछ छिपा नहीं है। हमारी विपक्ष की रैली होती है, हमारी नेता करती हैं, और किसी भी रैली में 1 लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख लोगों से कम की भीड़ नहीं होती है। वहीं पर सत्ता की भीड़, जहां रैली जहां पर फेल होती है, उसी इलाके में आदरणीय प्रियंका गांधी जी की रैली प्रचंड रूप धारण करती है। वो महिलाओं की सुरक्षा के क्रम में, वो नौजवानों के रोजगार के क्रम में, वो किसानों के हित में, किसानों की लड़ाई लड़ने के लिए। अभी आपने देखा है कि लखीमपुर में 6 लोगों की हत्या के बाद कितना क्विक एक्शन लिया है, कितना फास्ट एक्शन लिया है, और उन्होंने एक्शन ही नहीं लिया है, उन परिवारों के आंसू पोंछने के लिए छत्तीसगढ़ और पंजाब राज्य के मुख्यमंत्रियों के साथ वहां जाकर के उनके संवेदना, झूठी संवेदना नहीं प्रकट की है। उन्होंने 6 परिवारों को 50 लाख रुपए पंजाब सरकार के माननीय चीफ मिनिस्टर से और 50 लाख रुपए माननीय छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर से 1-1 करोड़ रुपए प्रति परिवार को दिलाने का काम भी किया है। और उनके परिजन में एक पत्रकार साथी कोई कश्यप जी हैं, उनका भी उसमें मर्डर हुआ है। उनके परिजन को भी उन्होंने सांत्वना स्वरूप यह मदद की है और आश्वस्त किया है उनके बच्चों की पढ़ाई के लिए भी, जब तक वो लोग पढ़ना चाहेंगे, शिक्षा प्रियंका गांधी जी की तरफ से फ्री में उपलब्ध कराई जाएगी। इन्हीं विषयों को लेकर के नहरों में पानी नहीं आ रहा, नहरों में सफाई के नाम पे बंदर बांट हो रहा है, नहरों में पतेड़ खड़ी है, बबूल के पेड़ जमे हुए हैं,
इस तरीके का भ्रष्टाचार कभी अन्य सरकारों में देखने को नहीं मिला। इस सरकार में प्रमुखता से बेरोजगारी, महंगाई, किसान विरोधी सरकार होने के नाते महिलाओं की सुरक्षा न दे पाने के कारण ये सरकार पूर्ण रूप से फेल हो चुकी है। अब वो दिन दूर नहीं है कि 32 साल से उत्तर प्रदेश में छाया हुआ अंधेरा प्रकाश रूप में परिवर्तित होने जा रहा है। अब गांधी नेहरू परिवार की खेवनहार के रूप में उत्तर प्रदेश की बागडोर माननीय प्रियंका गांधी जी के हाथों में है और वो ताकत से हम लोगों को चुनाव लड़ाने का काम करेंगे। सर, नहर की अगर हम बात करें तो 35 सालों से नहरों में यहाँ पानी नहीं था और अब कुछ नहरों में पानी आने लगा है। जब हमारी विधायक जी से बात हुई तो उन्होंने बताया कि ये उनकी एक उपलब्धि है कि यहाँ 35 सालों से नहरों में पानी नहीं था और ये योगी जी के एजेंडे में भी शामिल था और उसी के तहत फिर काम किया गया और अभी पानी नहरों में आने लगा और जहाँ अभी नहीं आ रहा है वहाँ शीघ्र ही इस पर काम किया जा रहा है। देखिए, 32 वर्ष से हमारी उत्तर प्रदेश में सरकार नहीं है और 32 वर्ष के बाद जब से सरकार नहीं है तब से विपक्षी सरकारों ने रायबरेली जनपद के साथ विकास में सौतेला व्यवहार करने का काम किया है। इधर हमारी सरकार न होने से नहरें सूखी पड़ी हैं, नहरों में जंगल खड़ा हो गया है। बहुजन समाज पार्टी की सरकार के तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती जी के टाइम में माननीय सोनिया गांधी जी ने 105 करोड़ रुपए पूर्वा ब्रांच के सुदृढ़ीकरण एवं नहरों की साफ सफाई के लिए दिया था। तत्कालीन सरकार ने उस पर कोई काम नहीं किया, तब से हमारी सब नहरों का बुरा हाल है। मैंने माना कि इस समय कुछ पानी आया है, इस बात से मैं सहमत हूं। प्रयास किसका है ये हमारे संज्ञान में नहीं है, लेकिन वो महज चुनावी घोषणा हो सकती है, चुनावी काम हो सकता है। फिलहाल वर्तमान में पानी तो नहीं आ रहा है और लोकसभा चुनाव के टाइम या लोकसभा चुनाव के आगे पीछे अथवा विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, पुनः भारतीय जनता पार्टी हाशिए पर पहुंच पड़ी उत्तर प्रदेश में और हाशिए में पहुंच चुकी सरेनी विधानसभा व रायबरेली में पुनः विकास का ढिंढोरा पीट करके चुनाव मैदान में आना चाहती है। सर, अगर हम माने कि कांग्रेस पार्टी 22 के चुनाव में विजय हासिल करती है तो मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा? देखिए, हमारे यहाँ मुख्यमंत्री का चेहरा पहले घोषित नहीं किया जाता है। इसका सारा निर्णय हमारा पूरा उत्तर प्रदेश और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष माननीय अजय कुमार जी लल्लू, जो वर्तमान कई सालों से वर्तमान में संघर्षरत है, उनकी रिपोर्ट के आधार पर माननीय प्रियंका गांधी जी और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी को ही फैसला लेता होता है। अभी आपने हाल में देखा, पंजाब में चीफ मिनिस्टर बदलना हुआ तो माननीय सोनिया गांधी जी ने 1 सेकंड नहीं लगाया और दलित के बेटे को पंजाब का मुख्यमंत्री बना करके पंजाब को विकास की मुख्य धारा में लाने का काम कर दिया है। और कांग्रेस पार्टी का तो इतिहास रहा है कि उत्तर प्रदेश में 5-5, 6-6 मुख्यमंत्री ब्राह्मण समाज से दिया है और कांग्रेस का इतिहास रहा है कि हिंदुस्तान में कांग्रेस ने ही दलित चेहरे को मुख्यमंत्री बना करके पंजाब को ताकत देने का काम किया है। इसलिए मुख्यमंत्री के चेहरा चुनाव के उपरांत ही हमारी नेता डिसाइड करेंगे। चलिए सर, आपसे हम ये इंटरव्यू खत्म करें उससे पहले बस एक आखिरी सवाल है कि क्या आप यहाँ से 10 साल के विधायक रहे कांग्रेस के, अशोक सिंह जी को अपना प्रतिद्वंदी मानते हैं? देखिए, हम पार्टी में रहकर किसी से प्रतिद्वंदिता नहीं कर सकते हैं। पार्टी में रहकर पार्टी का काम करते हैं, पार्टी की रीति निवास को हम प्रचारित और प्रसारित करते हैं। सरेनी विधानसभा में व रायबरेली में मैं पहले संगठन में जिले का जनरल सेक्रेटरी हुआ करता था। इस बीच चुनाव लड़ने की मंशा होने के कारण संगठन से मैं बाहर हूं, क्योंकि विधानसभा चुनाव लड़ने के उद्देश्य से मैं इस समय काम कर रहा हूं। और रही बात कंपटीशन की, तो कंपटीशन हमारा अपनों से नहीं है, अपने दल से नहीं है, अपने दल के नेताओं से नहीं है। कंपटीशन हमारा अन्य दलों के नेताओं से, सत्ता के नेताओं से, पूर्व की सत्ता के नेताओं से है, न कि कांग्रेस के नेताओं व कांग्रेस की पार्टी के वर्कर से। सर, ये बताइए कि मान लीजिए अगर पार्टी फिर से वहीं पर जाती है जहां 2017 में गए थे, तो क्या आप उसी स्थिति में रहेंगे जैसे 2017 में आपने साथ दिया था किसी अन्य व्यक्ति का चुनाव में, या फिर आप कुछ और निर्णय लेंगे? देखिए, पार्टी का चुनाव लड़ाने का फैसला हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष
माननीय सोनिया गांधी जी का और उत्तर प्रदेश की प्रभारी आदरणीय प्रियंका गांधी जी का, वह सांसद प्रतिनिधि आदरणीय के शर्मा जी का है। टिकट के बारे में हम कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं, इतना आपको आश्वस्त करना चाहते हैं, यदि पार्टी ने मुझे टिकट दी, मेरे टिकट पर विचार किया तो मैं पूरी ताकत के साथ इस विधानसभा में कांग्रेस के खोए हुए गौरव को वापस लाने का काम करूंगा। सर बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय हमें देने के लिए। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल को मैं हमारी ओर से बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आपने कीमती क्षण मुझे दिया, मैं आपको साधुवाद ज्ञापित करता हूँ। रवीन सिंह। धन्यवाद।